साल 2008 की ये बात है। दरअसल एक मुर्दा घर में एक स्ट्रेचर पर लाश को लेकर जा रहे थे। उस लाश का जो हाथ था वो स्ट्रेचर से नीचे गिर जाता है। लटका हुआ हाथ बहुत अजीब सा लग रहा था। इसी बीच में एक इलेक्ट्रिशियन की नज़र उस लाश पर पड़ जाती है, उस लाश के हाथ पर पड़ जाती है। वो भाग कर जाता है। भाग के जाने के बाद उन्हें रोकता है। रोकने के बाद उस लाश के हाथ को उठाता है। उठाने के बाद उसके सीने पर रख देता है। जैसे उसने उसके सीने पर हाथ रखा, हाथ को रखकर वो चला जरूर जाता है, लेकिन उस लाश की जो स्मृति थी, चित्र था, उसका जो चेहरा था, वो उसकी आंखों में बस जाता है। बार बार, न चाहते हुए भी वो बार बार दिमाग में उसके वही चेहरा घूम रहा था, परेशान कर रहा था। इलेक्ट्रिशियन को आदत थी, वो किसी भी जगह जा सकता था। उसका काम था कहीं भी जाकर उसके अपना काम करना, ठीक करना। इसी बीच में उसके मन में एक बार फिर से क्यूरोसिटी जगती है। जगने के बाद वो उसी लाश के पास फिर से पहुंच जाता है। जैसे जाता है तो वहां जाने के बाद देखता क्या है कि चारों तरफ उसकी नज़र पड़ती है कि कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं दिख रहा है। साथ ही किसी व्यक्ति की नज़र उस पर है तो नहीं, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा था ही नहीं, लाशों की वो जगह थी। आखिरकार उसके पास जाता है। पास जाने के बाद उसको एक किस कर लेता है। किस करने के बाद उसे एक बहुत तसल्ली मिलती है। तसल्ली इसलिए मिलती है कि वहाँ एक सुनसान सी जगह थी उस कमरे में। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, न कोई शोर मचाने वाला था। जो पड़ा हुआ है वो तो वैसे भी शोर नहीं मचा सकता था। इसलिए उसने बड़ी अपने आप में तसल्ली सी महसूस की, बड़ा रिलीफ सा महसूस किया। यहाँ से जाता है। घर जाने के बाद एक डायरी में पूरा किस्सा मेंशन कर देता है, और उस किस्से को मेंशन तो कर देता है। इसके बाद उस लाश का क्या होता है पता नहीं। लेकिन कुछ वक्त और आगे बढ़ जाता है। कुछ वक्त आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर से उसकी नज़र एक लाश पर पड़ जाती है जो मुर्दा घर में रखी हुई थी। फिर से उसने मौके की तलाश में था। मौके की तलाश में होने के बाद वो फिर लाश के पास जाता है, लेकिन इस बार वो किस नहीं कर रहा था, बल्कि किस से भी कुछ आगे बढ़ जाता है। उसने उस लाश के साथ वो सब कुछ किया जैसे एक हस्बैंड अपनी पत्नी के साथ करता है। जब उसका मन भर जाता है, वहां से हट जाता है, और इस बात की किसी को कोई खबर नहीं लगती, भनक नहीं लगती। फिर से वो अपनी डायरी पकड़ता है। जब घर जाता है, डायरी पकड़ने के बाद उसमें वो सारा वाक्य लिखता है जो उस दिन उसके साथ हुआ था, जो उसे मेंशन कर देता है। डायरी में उस लड़की का नाम लिखा जाता है, उसकी कितनी उम्र है वो लिखी जाती, वो कहाँ से आई है वो लिखी जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में वो इलेक्ट्रिशियन की जॉब कर रहा था, नौकरी कर रहा था, इसलिए उसने सब कुछ वो मेंशन कर दिया। वक्त आगे बढ़ जाता है, और वक्त आगे बढ़ने के बाद करीब 13 साल के बाद वो डायरी पुलिस के हाथ लग जाती है। जब ये डायरी पुलिस के हाथ लगती है तो पुलिस ने उसकी एक एक चीज को बारीकी से खंगालने की कोशिश की, और जब उसके बारे में पता चलता है तो संभवतः पूरी दुनिया के इतिहास में ये ऐसा पहला मामला पाया जाता है। जज ने जब ये मामला सुना, चूंकि उस जहां की ये कहानी है वहां पर इस पर बहुत बड़ी सजा नहीं दे सकते। जब इस सजा की बात अखबार में छपती है और टीवी पर यानी कि न्यूज़ चैनल में आती है तो लोगों को बड़ा अफसोस होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पूरी कहानी में होता क्या है। इंग्लैंड का एक जिला है टनब्रिज बेल्स, और यहीं पर एक जगह लगती है बेडसीट। बात कर रहा हूं 23 जून 1987 की। एक फ्लैट के अंदर से अजीब तरह की स्मेल आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। जैसी दुर्गंध आ रही थी, पास के ही लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद कहा कि जो हमारे बिल्कुल बगल में फ्लैट है उसमें कुछ दुर्गंध आ रही है, आपको आना चाहिए, आकर देखना चाहिए। पुलिस सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंचती है। मौके पर जाने के बाद दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा आराम से खुल जाता है, क्योंकि उसमें किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद जब पुलिस अंदर जाती है तो बेडरूम के अंदर एक लाश मिलती है। करीब करीब 25 साल के आसपास की उस लड़की की उम्र रही होगी। उस लड़की के बारे में पता निकाला जाता है तो उसका नाम होता है वेंडलिन। वेंडलिन दरअसल शादी टूटने के बाद बिल्कुल अकेली रह रही थी। हालांकि वो एक नौकरी करती थी और यहाँ आने के बाद अपने फ्लैट में सोया करती थी। जब पुलिस ने उसकी लाश को देखा तो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है, पीटा है। पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाता है तो यहाँ पर बड़ी इत्तेफाक की बात यह होती है कि जैसा जैसा पहली लड़की के साथ हुआ था, ठीक 5 महीने बाद जो दूसरी लाश मिली थी, ठीक वैसे ही उसके साथ हुआ था। और उससे और भी ज़्यादा पुख्ता बात यह मिल जाती है, क्योंकि दोनों के पास जो डीएनए सैंपल मिला था वो एक ही पुरुष का था। और उसके बाद यहाँ पर जो डीएनए सैंपल, पहले वाले में सैंपल के साथ साथ जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो उस व्यक्ति का, एक आदमी का था। लेकिन वो किसका था, कौन है, पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल में जुड़ जाती है।
जब इन दोनों लड़कियों के परिवार वालों को ये बात की जानकारी होती है तो वो पुलिस के पास भर भर आते थे ये जानने के लिए कि साहब इसमें कुछ मदद कर दीजिए, कातिलों को पकड़ लीजिए। पुलिस ने तमाम कोशिशें की। जो प्राइवेट डिटेक्टिव था उस प्राइवेट डिटेक्टिव को भी लगाया गया और कई साल तक लगातार वो कोशिश करता रहा, लेकिन वहां से कुछ सफलता मिल नहीं पाती है। आखिरकार पुलिस ने जो डीएनए सैंपल का था और साथ ही जो पूरे केस की फाइल थी, उसकी जो पूरी डिटेल थी, ये राष्ट्रीय डेटाबेस में रख लिया था, संजो लिया था, सुरक्षित कर लिया था। क्योंकि उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर कोई इस तरह का अपराध होता है तो कम से कम ये जानने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी विदेश में वो पूरा एक बैंक बना के रखते हैं, जो केस नहीं खुलते हैं या खुल जाते हैं तो उनका पूरा एक रिकॉर्ड होता है कि इसमें कौन अपराधी है, कौन नहीं है, और जिनका नहीं होता उनका भी एक रिकॉर्ड मेंशन किया जाता है। ऐसे करते करते साल 1987 की बात थी। 88, 89, 90, 91 और ऐसे करते करते लगभग 33 साल बीत जाते हैं। साल 2020 की मैं बात कर रहा हूं। दरअसल पुलिस के हाथ एक व्यक्ति लग जाता है। पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद उसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। उस पर कुछ अपराध था, कुछ शिकायत थी उसके ऊपर। पुलिस ने जब उसके कुछ डेटा वगैरह बनाना शुरू किया, उसका रिकॉर्ड तैयार करना शुरू किया, तो रिकॉर्ड तैयार करने के बाद जो पुलिस के पास अपना खुद का रिकॉर्ड था जो नेशनल डेटाबेस में संरक्षित था, उससे जब उसने मिलान करना शुरू किया है तो पुलिस एकदम से भौचक्की सी रह जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। जैसे आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि एक तरफ एक आदमी का चेहरा चलता रहता है, दूसरी तरफ उसे मिलान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। उससे मिलान जब कर रहे थे तो 90% जो डीएनए था, सैंपल था, वो मैच कर जाता है। यानी कि वो 1987 में जो घटना हुई थी वो साल 2020 में पकड़े गए उस व्यक्ति से 90% जैसे ये डीएनए सैंपल मैच कर जाता है। अब पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन 90% था, इसलिए उसे अपराधी भी नहीं बना सकते थे। पुलिस ने फिर एक काम किया, ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार उसके घर में कौन कौन सदस्य रहते हैं। पुलिस वहां जाती है, सभी का डीएनए सैंपल लिया जाता है। डीएनए सैंपल लेने के बाद, उनके फिंगरप्रिंट लेने के बाद और फिर उनकी जांच पड़ताल शुरू की जाती है। तो इस व्यक्ति का एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है डेविड फुलर, जिसकी उम्र 66 साल के आसपास होती है। दरअसल उसके डीएनए से 100% मिलान हो जाता है, मेल खा जाता है। पुलिस को अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि 25 साल की वेंडलिन, साथ ही 20 साल की कैरोलिन पियर्स, इन दोनों की हत्या इसने की है। अब उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए 3 दिसंबर 2020 को आखिरकार पुलिस उसके घर में जाती है। पुलिस के 4 कैमरे लगे हुए और पुलिस के खुद के अपने सीसीटीवी कैमरे, उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद उनसे दोनों कत्ल के बारे में पूछा जाता है। तो उस व्यक्ति ने ये कत्ल का जो जुर्म था इसको कबूल कर लेता है। उसने कहा कि वो लड़कियां विरोध कर रही थीं, मैं उनके साथ कुछ करना चाहता था और जब कर रहा था तो विरोध कर रही थी, इसलिए मैंने उनको मार दिया। बस उसने अपने कत्ल का जो इल्ज़ाम था उसने स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसके घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। जैसे पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उसके पास एक जो उस वक्त कंप्यूटर था, वो कंप्यूटर रखा हुआ था और कंप्यूटर में पुलिस ने जब देखा तो उसके पास 34,000 फोटो थी, पिक्चर थी 34,000। और उस 34,000 फोटो में उसके सैर सपाटे के, कभी समुद्र किनारे तो कभी किसी लड़की के साथ, कभी कहीं, तो इस तरह से 34,000 फोटो थे उसके पास। पुलिस ने इसके कारण जाना कि इतने सारे फोटो क्यों। साथ ही उसके पास 30 मोबाइल थे, 30 मोबाइल उसके पास थे और 2200 स्टोरेज डिस्क थी उसके पास, जिसमें कि वीडियो थी। और वीडियो को देखने के बाद पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल पुलिस के होश फाख्ता इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसने कुछ ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया था जो मुर्दा थे, मरे हुए इंसानों के साथ उसने, यानी कि महिलाओं, लड़कियों या बुजुर्ग के साथ उसने उनके साथ गंदा काम किया था। और उस दृश्य को, उन पलों को उसने अपने मोबाइल में कैद कर लिया था, उनका रिकॉर्ड अपना उसने बना लिया था। आखिरकार पुलिस को एक डायरी मिल जाती है। पुलिस ने जब इस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो डायरी के पन्ने जब पलटना शुरू किया है तो पन्ने में हर एक चीज़ लिखी हुई थी कि पहली बार उसकी मुलाकात कैसे एक मुर्दे से होती है, उसका हाथ गिर जाता है, उसको संभाल के रखता है, उसको किस करता है, फिर दूसरे मुर्दे के पास जाता है, उसको किस करता है, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूता है, उसके बाद फिर उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। वहां कोई विरोध नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई चीख नहीं थी, कोई पुकार नहीं था, एकदम सन्नाटा था, शांति थी। और वो शांति उसे इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि साल 2008 में उसने ये सिलसिला शुरू किया था और साल 2020 तक वो हॉस्पिटलों में जाता रहा, जो हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए महिलाएं या लड़कियां या जिनकी बेमौत मौत हो जाया करती थी वो आती थी, उनके साथ वो ऐसे ही शारीरिक संबंध बना रहा था। पुलिस ने जो इन गिनतियों को देखना शुरू किया तो 102 महिलाओं की लाशों के साथ उसने ये शारीरिक संबंध बनाए थे,
जिसमें कम से कम जो उम्र थी वो 9 साल होती है और अधिकतम जो उम्र होती है वो 80 साल होती है। यानी कि उसने किसी को नहीं बख्शा। उसने हर उम्र की महिला, हर उम्र की लड़की के साथ उसने अपने हवस को मिटाया और वो सब बातें जाकर उस डायरी के अंदर मेंशन करता था, नोट करता था। उसने ये पूछने की कोशिश की कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता था? तो उसने कहा मुझे कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ कोई विरोध नहीं होता था, यहाँ कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होती थी। जहाँ शिकवा शिकायत होती, इसी वजह से तो 2 कत्ल हो जाते हैं। इसलिए उसने इस रास्ते को अपनाया। वो हॉस्पिटल में वहाँ रहता था क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। जब अपनी जवानी के दौर में था, जिसकी 20-22 साल के आसपास की उम्र थी, तो उसने नौसेना के लिए काम किया था और नौसेना में भी वो इलेक्ट्रिशियन का ही काम करता था। वहाँ उसे इस तरह की ड्यूटी मिलती है। साल 1972 में उसकी पहली शादी होती है, 3 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन पत्नी से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो जाता है, तो दोनों के बीच में तलाक भी हो जाता है। उसका वक्त आगे बढ़ जाता है। आखिरकार साल 1982 में वो दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी करने के बाद उसको एक बेटा पैदा हो जाता है। लेकिन उसकी जो दूसरी बीवी थी वो साइकिलिंग जरूर किया करता था, साइकिलिंग करता था, तो उसकी एक टीम बनी हुई थी। साइकिलिंग में एक और युवक था जो साइकिलिंग करता था। उसकी बीवी का उससे अफेयर हो जाता है। उसने दोनों से पूछा, अगर तुम दोनों को साथ रहना अच्छा लगता है तो साथ क्यों नहीं रह लेते हो? क्यों मुझे इसमें धोखा दे रहे हो? यानी कि वो कोई शोर शराबा नहीं चाहता था, कोई विवाद नहीं चाहता था, झगड़ा नहीं चाहता था। आखिरकार साल 1999 में उसने तीसरी शादी कर लेता है और तीसरी शादी करने के बाद अपनी पत्नी के साथ वो वेस्ट सक्सेस एक जगह है, लगती है उसी का ही एक इलाका है, हीथफील्ड। हीथफील्ड में वो रहता है। दरअसल पुलिस ने इसी हीथफील्ड में ही, जो उसका घर होता है, उसी की तलाशी लेता है और तलाशी लेने के बाद आखिरकार उसको उसी दिन यानी कि 3 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद ये पता चलता है कि 102 मुर्दों के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे। जब मामला अदालत पहुंचता है तो अदालत जाने के बाद एकदम ऐसे सुनने के बाद एकदम हंसी सी शायद आपको आएगी, आपको बड़ा अजीब सा फील हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति को जज ने सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई थी। इसमें जो उनके यहाँ कानून है उस देश का ऐसे ही बना हुआ होगा, जो कानून कहता है जज उससे ज़्यादा भी नहीं जा सकता। महज 2 साल की सज़ा, लेकिन उसके पास 2 और मुकदमे थे, जो 2 लड़कियों की हत्या उसने की थी। उसमें ये मैडस्टोन क्राउन कोर्ट है, वहाँ के जज होती हैं चीमा ग्रिब। चीमा ग्रिब ने 2 हत्याओं के मामले में उस व्यक्ति को कहा कि इस व्यक्ति को तब तक सलाखों के पीछे रखा जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाएं। दरअसल जब ये घटनाक्रम साल 2021 में जो इसकी जो सुनवाई हुई थी, वो दिसंबर 2021 की बात है, इसको जो सज़ा दी गई थी, जब ये अखबारों में प्रकाशित होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। 15 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अखबारों में ये छपा था कि मुख्यतः लगभग पूरी दुनिया के इतिहास में ये पहली ऐसी अजीब कहानी है, जो अजीब घटना है, जहां एक व्यक्ति मुर्दा घर के अंदर लाशों के साथ बलात्कार करता था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने या बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जागरूक करना है कि दुनिया में कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। जैसे कि एक वो व्यक्ति था जिसका नाम डेविड था। तथा आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।